हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिडवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत की एमसीक्यू सीरीज। इसमें हम आपको पूरी मिडवल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोग प्लीज़ इसके क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि आपको 2 वीडियोस में करवा देंगे, पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम पास आ गया है, इसलिए हमने एक ही वीडियो में पूरी मिडवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इसके पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? अरबों का भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? अरबों का जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? किसने किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी या फिर तैमूर ने? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसने 712 ईस्वी में कब किया था? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और कहाँ पर किया था? सिंध पर करेगा, क्योंकि उसी तरफ से एंट्री कर रहे थे ये सारे लोग। तो सिंध पर उस टाइम किसका शासन था? सिंध पर था दाहिर का शासन। किसका शासन था? दाहिर का शासन था। और इसने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराकर सिंध पर अपना कब्जा जमा लिया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में कहाँ विजय प्राप्त की थी? अभी मैंने आपको बताया, तो बताइए प्लीज 2 सेकंड लेकर, कहाँ विजय प्राप्त की थी? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या फिर बंगाल में? तो इसका आंसर होगा सिंध पर विजय प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? ये शायद आप लोगों को पता हो, और अगर नहीं पता है तो इसका आंसर है 17 बार। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। जो महमूद गजनवी है, इसने 1000 ईस्वी से कब तक? 1027 ईस्वी के बीच में ये 17 आक्रमण किए थे। ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा और फेमस आक्रमण था वो किस पर था? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर। और सोमनाथ मंदिर है कहाँ पर? गुजरात में। तो ये इसका सबसे फेमस आक्रमण था। ठीक है। अब ये किया कब था? ये किया था 1025 में। कब किया था? 1025 में किया था। इस टाइम पर जो सोमनाथ यानी कि गुजरात पर जो शासक था वो कौन था? भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट जो था वो वहाँ का शासक था। बात करते हैं कि महमूद गजनवी का जो लास्ट अभियान था वो कब हुआ था? 1027 में। मतलब सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया 1025 के बाद 2 साल बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ था। तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था? मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे बड़ा और सबसे फेमस आक्रमण महमूद गजनवी का कहाँ हुआ था? ये हुआ था सोमनाथ मंदिर पर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। गजनवी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गजनवी वंश, गजनवी भारत का तो था नहीं राजवंश, तो गजनवी वंश की राजधानी कहाँ थी? काबुल में, गजनी में, लाहौर में या दिल्ली में? तो देखिए इसके नाम से ही याद रखिएगा, गजनवी और गजनी इसकी राजधानी थी। अभी जो गजनी है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। और गजनी वंश की जो संस्थापक था वो कौन था? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन।
सुबक्तगीन ये गजनी वंश का संस्थापक था। इतना जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भारत का राजवंश तो है नहीं। बस इतना याद रखिए कि गजनी जो है वो गजनवी वंश की राजधानी थी, क्योंकि महमूद गजनवी के बारे में पूछेगा या मोहम्मद गजनवी के बारे में तो आपको बताना पड़ जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो अब याद करिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के जो युद्ध है वो किस नाम से फेमस है? ये तराइन के युद्ध के नाम से फेमस है। तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। पर अब बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था। तो हम देखते हैं, मैं आपको दोनों ही युद्ध के बारे में बता देती हूँ। जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 में। ठीक है, ये पहला युद्ध था। इसमें क्या हुआ था? गौरी जो था वो पराजित हो गया था। गौरी क्या हुआ? पराजित हो गया और यहाँ से वापस चला गया था। इसके अगले साल ही 1192 में ही ये फिर से आता है और पृथ्वीराज चौहान से फिर लड़ता है। अब की बार क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जो है वो पराजित हो जाते हैं। कौन पराजित होते हैं? पृथ्वीराज चौहान। तो पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं। और भारत में क्या होता है? इस हार के बाद तुर्क शासन स्थापित होता है। ठीक है, तो तराइन के युद्ध के बाद ही क्या हुआ? भारत में तुर्क शासन स्थापित हुआ। बात करते हैं कि आपसे अगर जगह का नाम पूछ ले कि तराइन बेसिकली है कहाँ, तो तराइन जो है वो कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा के करनाल में। कहाँ पर? हरियाणा के करनाल में है। क्लियर हो गया होगा? तो आपको समझ में आ गए तराइन के दोनों युद्ध किस किस के बीच में हुए और कब हुआ था और कौन हारा था इसमें और कौन जीता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल आ गया आपका, तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? आप लोग मुझे मत बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। इस टाइम मैं इसका आंसर नहीं दे रही हूँ आपको, क्योंकि अभी मैंने आपको दोनों युद्धों के बारे में बताया है। तो चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की है? सोचिए 2 सेकंड के लिए, ताकि आपका दिमाग भी घूमे। जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब की थी? 1206 ईस्वी में। कब की थी? 1206 ईस्वी में। देखिए, मैं हमेशा आंसर वाले ऑप्शंस पर ही फोकस रखती हूँ। इसलिए रखती हूँ ताकि वो ऑप्शन का जो आंसर है वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। आप ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ इधर उधर देखेंगे तो क्या होगा? कंफ्यूज होंगे एग्जाम के टाइम में। इसलिए मैं हमेशा आपसे कोई ऑप्शन नहीं बोलती हूँ। नॉर्मली मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताती हूँ, तो आप लोग भी अपने दिमाग में सीधे सीधे आंसर को फिट करिए। ठीक है, चलिए। तो कब की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना? 1206 में। और यहीं से किसकी शुरुआत हुई थी? गुलाम वंश की। सल्तनत काल में कई सारे वंश हैं, तो सबसे पहला आया गुलाम वंश। ठीक है, तो हम अगर ये बात करें कि गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी, तो इसका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 2 चीजें मिल गई आपको। एक तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश की स्थापना, क्योंकि सल्तनत काल का जो पहला वंश है वो गुलाम वंश है, और गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं? इसको गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऐबक था वो क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, मामलुक वंश को किस और नाम से जाना जाता है? तो मामलुक वंश जो है वो किसको कहते हैं? गुलाम वंश को ही कहते हैं। मतलब कि गुलाम वंश पूछे या फिर मामलुक वंश पूछे, दोनों की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? देखिए, कुतुब मीनार जो है वो किसी एक शासक के टाइम में नहीं बनी।
तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था? ये शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों बनवाई थी ये बनवाई थी, सूफी संत थे, क्या नाम था उनका? ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में शुरू करवाई थी ये बनवाना। अब इसको जो पूर्ण करवाया था वो किसने करवाया? पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था इसको पूर्ण। जो इसकी 5वीं मंजिल है, मतलब टोटल 5 मंजिलें हैं, तो जो इसकी लास्ट मंजिल है, इसका निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। पर मैंने आपको इसका डिटेल में बता दिया है। अगर ये पूछ ले कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, तो उसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इल्तुतमिश ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? इल्तुतमिश की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बना, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाहौर से ही शासन करता था। जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की। देखिए, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में तो हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती हूँ, पर हाँ, अगर आपको वनडे एग्जाम्स या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग एक अपना नया बैच शुरू करेंगे अभी। उसमें आपको डिटेल से मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ हम MCQ कर रहे हैं, तो आप MCQ तक ही सीमित रखिएगा। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? ये माना जाता है इल्तुतमिश। क्यों माना जाता है? देखिए, ऐबक ने केवल नींव रखी थी दिल्ली सल्तनत की, जबकि इल्तुतमिश ने क्या किया? इसको सुरक्षित किया था और एक विस्तृत साम्राज्य में इसे बदल दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? इल्तुतमिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि ये दिल्ली की पहली और लास्ट महिला शासिका थी। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है वो 1240 में कहाँ हुई थी? कैथल में। और कैथल कहाँ है आपका? हरियाणा में है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी। इनका मकबरा भी कैथल में ही है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चालीसा, तुर्कान ए चहलगानी। चालीसा को क्या कहते हैं? तुर्कान ए चहलगानी। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसमें क्या था? 40 शक्तिशाली तुर्क सरदार थे। कौन थे? तुर्क सरदार थे। और इसे समाप्त किसने कर दिया? समाप्त कर दिया था इसे बलबन ने। ठीक है, तो बनवाया किसने? चालीसा समूह ये बनवाया था इल्तुतमिश ने, और इसे समाप्त किसने किया? बलबन ने समाप्त किया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है? तो इक्ता प्रणाली किससे संबंधित थी? बताइए जरा। ये संबंधित थी भूमि प्रशासन से। क्लियर है? जो इक्ता प्रणाली है इसका गठन किसने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। ये जो है इक्ता प्रणाली, ये भूमि राजस्व और प्रशासनिक नियंत्रण की एक व्यवस्था थी। इसके अधिकारी को हम क्या कहते थे? इक्तादार। लिख देती हूँ आपसे मिस्टेक ना हो। इक्तादार, या इसी को कहते थे मुक्ति, या फिर इसी को कहते थे हम वली। ठीक है, तो इक्ता प्रणाली शुरू किसने की? इल्तुतमिश ने, और इसका जो अधिकारी होता था वो इक्तादार, मुक्ति या वली था।
और ये किससे संबंधित थी? भूमि प्रशासन से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवन की नीति क्या थी? बलवन की जो नीति थी शासन की, वो कैसी मानी जाती है? कठोर शासन प्रणाली मानी जाती है। ठीक है, अब कठोर कैसे भी मान लीजिए आप, कठोर था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? नियाज ए मुस्तफ़ा किससे संबंधित है? नियाज ए मुस्तफ़ा जो है वो अलाउद्दीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अलाउद्दीन से। तो ये है क्या? ये शासन व्यवस्था और इस्लामी कानूनों को लागू करने की नीति थी। ठीक है, इस पर जो बेसिकली था वो अमीरों का नियंत्रण था। ठीक है, अमीर मतलब जो उच्च अधिकारी होते थे उनका नियंत्रण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1290 में हुई थी और ये दिल्ली सल्तनत का सेकंड राजवंश है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराया था? मंगोल को, राजपूतों को, दोनों को, या कोई नहीं? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने मंगोलों को भी हराया था और राजपूतों को भी हराया था। ठीक है, अब राजपूतों की बात कर लें तो गुजरात में रणथंभौर, चित्तौड़, दक्षिण भारत के देवगिरी और वारंगल, ये कई सारे इलाके जीते थे अलाउद्दीन खिलजी ने। उसमें से राजपूत भी शामिल थे। मंगोलों को भारत में इसने प्रवेश नहीं करने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। मैं एक्स्ट्रा लाइन जो बता देती हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो, सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहे और आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जाम में तो आंसर आपका करेक्ट आए। आपको इधर उधर की बातें इसीलिए मैं बताती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने शुरू करी थी? जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है मतलब कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था, ये शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें क्या था? इसने सभी वस्तुओं के दाम तय कर दिए थे और इसके लिए इसने क्या किया? शहना शहना ए मंडी, इसकी स्थापना की। और ये क्या था? ये बाजार का अधीक्षक होता था। शहना ए मंडी कौन था? बाजार का अधीक्षक था। क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि शहना ए मंडी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर भी क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। इसके अलावा इसने दीवान ए रियासत दीवान ए रियासत नाम के विभाग की स्थापना की थी, जो क्या था? बाजारों पर सरकारी नियंत्रण का विभाग था। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या शुरू की थी? राशनिंग व्यवस्था। राशनिंग व्यवस्था किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाग और हुलिया प्रणाली किसने शुरू की? दाग और हुलिया प्रणाली जो है ये किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये इसलिए शुरू करी गई थी क्योंकि सेना में भ्रष्टाचार रोकना था और क्या करना था? घोड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी थी। इसमें क्या होता था? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दाग दाग मतलब होता था कि गर्म लोहे से घोड़े को दागा जाता था। और हुलिया मतलब, ये हुलिया हुलिया घोड़ों का नहीं रखा जाता था, हुलिया रखा जाता था सैनिकों का। किसका रखा जाता था? सैनिकों का। तो मतलब घोड़ों को दागा जाता था और सैनिकों का क्या रखा जाता था? हुलिया, मतलब पहचान एक तरीके से चेहरे की। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले को जीता? रणथंभौर, चित्तौड़, दोनों, या कोई नहीं? अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों किलों को जीता था। रणथंभौर भी जीता था और चित्तौड़ भी जीता था। नेक्स्ट आता है आपका, मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर कौन था? ये था सेनापति और किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का।
अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक, क्लियर हो गया होगा। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका सबसे वफादार गुलाम था ये, और सेनापति और सलाहकार था। जब अलाउद्दीन जो है गुजरात अभियान के समय गया था, उस टाइम गुजरात में अलाउद्दीन ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को क्या कहा जाता था? हजार दिनारी। क्या कहते थे? हजार दिनारी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और कब की थी तुगलक वंश की स्थापना? ये की थी 1320 ईस्वी में। बेसिकली जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसका नाम था गाजी मलिक, और जब ये दिल्ली सल्तनत का शासक बना तो इसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये बना था। तुगलक वंश जो है, याद रखिएगा, जो तुगलक वंश है, इसने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासन किया है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का रहा है, तो वो रहा है तुगलक वंश का। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी अपनी स्थानांतरित की थी, तो कहाँ की थी? दौलताबाद की थी। इसने क्या किया था? दिल्ली से राजधानी हटाकर अपनी कहाँ ले गया था? दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है? देवगिरी में है। ठीक है, इब्न बतूता कहते हैं अपने लेखन में कि इसने क्या किया, दिल्ली की जो पूरी आबादी थी उसको उठा के जबरन स्थानांतरित करवा दिया था दौलताबाद। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, नुकसान हुआ बहुत सारा, और फाइनली राजधानी परिवर्तन का जो आइडिया था उसे कैंसिल करना पड़ा था और बीच से ही वापस आना पड़ गया था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकन मुद्रा किसने शुरू की थी? तो टोकन मुद्रा जो है वो शुरू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसमें यहाँ पर बिन लिख लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। टोकन मुद्रा बेसिकली क्या थी? सांकेतिक मुद्रा। किसको कहते थे? सांकेतिक मुद्रा को टोकन मुद्रा कहते थे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज तुगलक की नीति कैसी थी? फिरोज तुगलक की नीति कैसी थी? जो फिरोज तुगलक था वो उदारवादी था, तो उसकी नीति कैसी थी? उदारवादी थी। ठीक है, अब उदारवादी क्यों थी? क्योंकि इसने क्या किया, कल्याणकारी, तुष्टीकरण और शरीयत आधारित शासन किया था। इसने नहरें भी बनवाई, कई सारे शहरों का निर्माण किया था, और साथ ही पर इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद इसमें एक चीज़ थी कि ये धार्मिक रूप से कट्टर था। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया था, गरीबों के लिए दान विभाग बनवाया, अस्पताल बनवाए थे, बहुत सारे काम हैं। जब फिरोज तुगलक आप पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज तुगलक ने क्या बनवाया था? नहरें, मस्जिद, दोनों या कोई नहीं? तो जो फिरोज तुगलक था, मैंने आपको अभी क्वेश्चन में डिटेल में बताया कि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया था। तो इसने दोनों चीज़ें बनवाई थी, नहरें भी और मस्जिद भी। मस्जिदों में बात करें तो जैसे पूछ लेते हैं कभी कभी कि कौन सी मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी, तो जो काली मस्जिद है ये कहाँ पर है? काली मस्जिद दिल्ली में, ये फिरोज तुगलक ने बनवाई थी। कुछ इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिए। लाट मस्जिद, लाट मस्जिद भी किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने, और ये कहाँ है? हिसार। हिसार यानी कि हरियाणा में है। नेक्स्ट आती है फिरोज शाह कोटला मस्जिद। फिरोज शाह कोटला मस्जिद, ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। इसका निर्माण भी किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया है? ये किया था 1398 में। कब किया था? 1398 में किया था। और इसने, तैमूर लंग के बारे में कहा जाता है कि इसने दिल्ली में भीषण नरसंहार और लूटपाट की थी। अब उस टाइम पे बात करें तो शासक कौन था? सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ये जो था वो भारत पर शासन कर रहा था उस टाइम।
तैमूर जो है वो 14वीं शताब्दी में तुर्क मंगोल शासक था और ये कहाँ का शासक था? समरकंद का था। कहाँ का? समरकंद। समरकंद वर्तमान में कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान याद रखिएगा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? तैमूर ए लंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। तैमूर ए लंग। तैमूर ए लंग कहा जाता था, जिसका मतलब होता था लंगड़ा तैमूर, क्योंकि ये क्या था, युद्ध इतने सारे किए थे इसने कि इसके पैर जो है एक वो क्षति हो गया था, जिस वजह से ये लंगड़ा हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर ने किस शहर को लूटा था? अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर लूटपाट की थी उसने सबसे ज्यादा? दिल्ली में की थी ऑब्वियसली, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश की बात कर लें तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सोचिए जरा 2 सेकंड के लिए। खिज्र खान था, बहलोल लोदी था, इब्राहिम लोदी था या सिकंदर था? तो जो सैयद वंश का संस्थापक था वो था खिज्र खान। और सैयद वंश की स्थापना कब की थी? 1414 ईस्वी में। कब की थी? 1414 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? मैं आपको आंसर बता देती हूँ, बहलोल लोदी था। और लोधी वंश की जो स्थापना हुई है वो 1451 में हुई थी। कब हुई थी? 1451 में। जो लोधी वंश है वो पहला अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया, ठीक है। लोधी वंश क्या था? अफगान वंश था। और ये क्या था? दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट राजवंश भी है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो समाप्त हो गई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिकंदर लोदी ने क्या स्थापित किया था? तो सिकंदर लोदी ने क्या स्थापित किया है, बताइए जरा। आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, या फिर दिल्ली की थी, या फिर लाहौर की, या फिर कन्नौज की? तो जो सिकंदर लोदी है इसने स्थापना की थी आगरा की। अब आगरा की स्थापना कब की इसने? 1504 में। कब की थी? 1504 में। और 1506 में ये दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी स्थानांतरित कर गया था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इब्राहिम लोदी को किसने हराया? इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? वेल फेमस युद्ध है, क्या नाम है उसका, जरा बताइए। इब्राहिम लोदी किस युद्ध में हारा था? पानीपत के युद्ध में, ठीक है। और किसने हराया था? बाबर ने हराया था। पानीपत का युद्ध हुआ कब था? 1526 में हुआ था। क्लियर हो गया? तो पानीपत का युद्ध 1526 किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पानीपत युद्ध कब हुआ? तो पहला पानीपत युद्ध अभी हमने पढ़ा कब हुआ था? 1526 में हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी आंदोलन किससे संबंधित है? सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है, बताइए आप जरा। इसका आंसर आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, ठीक है। तो सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित थे ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं हम। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? कौन थे चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत? ये नाम से ही आप पकड़ सकते हैं इन्हें, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था इनका? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। और ये जो है ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। किसके? चिश्ती संप्रदाय के। चिश्ती ये रहते कहाँ थे बेसिकली? ये रहते थे अजमेर में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म सुधार करना था, समानता था, या भक्ति थी? तो इसका आंसर भी आप लोग बताइए जरा कमेंट करके, क्या था? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कबीर किससे संबंधित थे? सूफी से, भक्ति से, जैन से या फिर बौद्ध से? जो कबीर है वो भक्ति से संबंधित थे। और ये कौन सी भक्ति से संबंधित थे? निर्गुण भक्ति से। भक्ति कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, एक निर्गुण और एक सगुण। तो ये निर्गुण भक्ति की धारा से संबंधित संत कवि थे। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई है? मगहर में। कहाँ हुई? मगहर में हुई थी। इनकी रचनाओं की, किसकी रचनाओं की? कबीर की रचनाओं की अगर हम बात करें तो साखी लिखी है इन्होंने, सबद लिखी है और रमैनी लिखे हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक ने क्या स्थापित किया था? तो गुरु नानक ने कौन सा धर्म स्थापित किया था? आप लोग बता सकते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुरु नानक ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? कमेंट करके आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अलबरूनी किसके साथ आया था? तो अलबरूनी किसके साथ आया था? अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ में। किसके साथ में आया था? महमूद गजनवी के साथ में। बात कर लेते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं तो उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अलबरूनी की जो बुक है उसका नाम क्या है? किताब उल हिंद, या इसी को क्या कहा जाता है? तहकीक ए हिंद। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इब्न बतूता किसके समय में आया था? तो इब्न बतूता जब आया था तो भारत पर किसका शासन था? उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तुगलक ने क्या किया? बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी मतलब न्यायाधीश। क्या नियुक्त किया? काजी नियुक्त किया था दिल्ली का। इनकी बुक है इब्न बतूता की, क्या नाम है उसका? रहला। तो इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है? रहला है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बुक का नाम ही है तारीख ए फिरोज शाही, किसने लिखी है? तो तारीख ए फिरोज शाही जो लिखी है वो लिखी है बर्नी ने। और इनका पूरा नाम क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। क्लियर हो गया? बर्नी की एक और बुक है जिसे क्या कहते हैं? तारीख ए फिरोज शाही तो है ही है। इनकी अन्य बुक जो है तारीख ए फिरोज शाही है, इसी नाम से बुक लिखी है किसने? शम्स-ए सिराज ने। तो याद रखिएगा जो तारीख ए फिरोज शाही है वो क्या है? 2 लोगों ने लिखी है पर वो अलग अलग हैं। ठीक है, किस किस ने लिखी है? एक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है और एक लिखी है शम्स-ए सिराज अफीफ ने। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? तो अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। खुसरो को हम क्या कहते हैं? खुसरो को कहा जाता है तूतिया ए हिंद। तूतिया ए हिंद मतलब कि भारत का तोता इसका नाम है। ठीक है, और जो खुसरो थे वो किसके शिष्य थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। किसके शिष्य थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। किसके शिष्य थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर किससे लेते थे? मुसलमानों से, गैर मुस्लिमों से, व्यापारी से या फिर किसान से? तो किससे लेते थे जजिया कर? ये गैर मुस्लिमों से लेते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए रियासत किससे संबंधित है? तो दीवान ए रियासत जो है वो मैंने आपको बताई है अभी। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में। तो आप लोग बताएंगे मुझे
कि दीवान ए रियासत किससे संबंधित है और ये किसने शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हाल में आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। और इनके अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज क्या है। दीवान ए अर्ज क्या था? ये था सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज। अब दीवान ए अर्ज की शुरुआत किसने की थी? ये शुरू किया था बलबन ने। ठीक है, क्यों शुरू किया था दीवाने अर्ज? दीवाने अर्ज बलबन ने इसलिए शुरू किया था ताकि मंगोलों का जो आक्रमण लगातार हो रहा था उससे सुरक्षा हो सके। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, दीवान ए वजारत क्या था। दीवान ए वजारत क्या है? वजारत जो है वो वित्त विभाग है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, क्या है वजारत? बाजार क्या है? वहाँ वित्त मिलता है हमें, तो याद रखिए बाजार में क्या मिलता है? वित्त मिलता है, या वित्त कमा सकते हैं। तो दीवान वजारत कहाँ है? वित्त विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुतबा क्या था। खुतबा क्या होता था? कर, शाही घोषणा, युद्ध या फिर कानून, क्या थे? जरा सोचिए 2 सेकंड के लिए। जो खुतबा था वो होता था शाही घोषणा। क्या होता था? शाही घोषणा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान का अर्थ क्या था। सुल्तान का क्या अर्थ होता था? आप लोग बता सकते हैं। इसका मतलब था राजा। अरबी भाषा का शब्द है सुल्तान, जो है वो किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है कि शक्ति, अधिकार, शासक या फिर प्रभुत्व, मतलब जिसके पास शक्ति हो, ठीक है, अधिकार हो, वो कौन होता है? वो आपका सुल्तान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य किसके हाथ में गया था। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु होती है वो 1206 में होती है। कब होती है? 1206 में। और ये कहाँ होती है? जो वर्तमान पाकिस्तान है इसमें दमक नामक स्थान पर होती है। दमक नामक स्थान पर होती है, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और इसे मारा किसने था? खोखर जनजाति के लोगों ने। खोखर जनजाति के लोगों ने। अब जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो शासन आता है वो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में। हमने पढ़ा भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? गुलाम वंश की स्थापना की उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम कहते थे लाख बख्श। क्या कहते थे? लाख बख्श। क्यों कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श? वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अत्यधिक उदार था। इस वजह से उसे क्या कहते थे? लाख बख्श कहते थे। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाख बख्श का मतलब होता है जो लाखों का दान करता हो। क्या करता हो? लाखों का दान करता हो। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इल्तुतमिश को खलीफा से क्या मान्यता मिली थी। इल्तुतमिश को खलीफा से क्या मान्यता मिली थी? सुल्तान की, गवर्नर की, सम्राट की या नवाब की? तो बेसिकली आप लोग जानते ही हैं कि इल्तुतमिश को खलीफा से सुल्तान की मान्यता मिली थी। और किस खलीफा से मिली थी? ये मिली थी बगदाद के खलीफा से। किससे मिली थी? बगदाद के खलीफा से। जो मान्यता का सनद था उसे क्या कहते थे? मंसूर। क्या कहते थे? मंसूर कहते थे। या इसी को क्या कहा जाता है? राज्याभिषेक पत्र। क्या कहते हैं? राज्याभिषेक पत्र। अब जब बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को मंसूर मिल गया तो इसी की वजह से क्या हुआ कि इसे दिल्ली के सुल्तान के रूप में कानूनी वैधता मिल गई थी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था। देखिए, रजिया सुल्तान जो है वो एक औरत थी और उस टाइम में सल्तनत काल में औरत का शासक बनना, ये जो अमीर थे नीचे के, इनको बर्दाश्त नहीं था। इसलिए क्या था,
जो चालीसा समूह, रजिया के पिता ने ही, इल्तुतमिश ने ही क्या बनाया था, चालीसा समूह। और चालीसा समूह में कौन थे, शक्तिशाली तुर्क सरदार थे। इन लोगों को रजिया सुल्तान का शासक बनना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो रजिया सुल्तान को जो सत्ता से हटाने का काम था वो बेसिकली इन्हीं लोगों का था। तो किसका था सत्ता से हटाने का काम रजिया सुल्तान को, चालीसा समूह का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी। जो नासिरुद्दीन महमूद था इसके टाइम में जो वास्तविक सत्ता थी वो चली गई थी बलबन के हाथों में। बलबन ने क्या किया था, अपनी बेटी का विवाह जो है वो नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया और उसके बाद सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। नासिरुद्दीन ने क्या किया, बलबन को सारी शक्तियां दी, इसके साथ ही क्या दिया था, नायब नायब ए मुमलिकत यानी कि प्रधानमंत्री, इसका पद दिया। ठीक है, बलबन को दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि नॉर्मली ससुर थे वो, इसलिए दे दिया था। तो बलबन ने क्या किया, सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बलबन ने किस नीति को अपनाया था। जो बलबन की नीति थी वो बेसिकली क्या थी, कठोर थी। तो कठोर थी इसलिए वो क्या थी, रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। तो ये कहा जाता है कि बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। क्लियर। इसका मतलब क्या था कि कूटनीति की जगह इसने क्या किया, युद्ध, कठोरता और सैन्य शक्ति के बल पर इसने अपने दुश्मनों को कुचलना शुरू किया था। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस ये किससे संबंधित हैं। तो कर प्रणाली थी ये दोनों, दरबार की प्रथा थी, सेना थी या व्यापार थी। जरा सोचिए 2 मिनट के लिए, क्या क्या नाम है, सिजदा और पैबोस। तो ये जो है वो संबंधित थी दरबारी प्रथा से। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिजदा क्या था। सिजदा जो था वो सुल्तान के सामने झुककर अपना माथा जमीन से छुआना होता था सिजदा सिस्टम में। और ये शुरू कौन करेगा, नॉर्मली जिसने कठोर नीति अपनाई थी बलबन ने शुरू करी थी। पैबोस में क्या होता था कि सुल्तान के पैरों को चूमा जाता था। ध्यान रहेगा आपको, पैबोस, प से याद रखो, प से पैबोस, प से पैर। तो पैबोस में क्या होता था, अगर सिंगल वर्ड में पूछ ले कि पैबोस का अर्थ क्या है और आपको 4 ऑप्शन दे दे तो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो पैबोस का मतलब होता था सुल्तान के पैरों को चूमना, और सिजदा मतलब माथा जो है झुककर माथे को जमीन पर छुआना। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खिलजी क्रांति का क्या अर्थ है। खिलजी क्रांति जो है वो बेसिकली क्या थी, सत्ता परिवर्तन थी। कोई भी क्रांति होती है तो उससे क्या होता है, सत्ता परिवर्तन ही होता है। तो यहाँ पर याद रखना खिलजी क्रांति दी हुई है, मतलब कि सत्ता परिवर्तन है। यहाँ पे क्या था, सत्ता परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि एक वंश जो है वो दूसरे वंश को हराकर अपना वंश स्थापित कर लेता है। यहाँ पर क्या हुआ था कि गुलाम वंश जो है वो हार गया था और खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी कि तुर्कों के बाद अफगान शासक स्थापित हुआ था। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ राजवंश का परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई और राजवंश आता है तो राजवंश का परिवर्तन तो होगा ही होगा, इसके अलावा क्या करेगा वो आकर, राजनीति में भी परिवर्तन करेगा, सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन करेगा। तो ये सारे बदलाव होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान किसने चलाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे वफादार जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन था, मलिक काफूर था। ठीक है, तो जो दक्षिण का अभियान था वो सारे अभियान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में किसने किए, मलिक काफूर ने ही किए थे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलजी काल में भूमि कर लगभग कितना था। तो भूमि कर कितना था खिलजी काल में, 1/2 था। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो क्या करता था, कृषि उपज का 50% से भी ज्यादा कर के रूप में लेता था।
ठीक है। पर अलाउद्दीन ही क्या था, पहला ऐसा सुल्तान बना जिसने क्या किया, भूमि की वास्तविक आय पर कर निश्चित किया था। मतलब जितनी भूमि पैदावार करेगी उसके हिसाब से कर डिसाइड किया था। इसने क्या किया, मसाहत, क्या नाम है, मसाहत प्रणाली, ध्यान रहे क्या नाम है, मसाहत प्रणाली, इसकी शुरुआत की। ये क्या थी, ये भूमि की पैमाइश करते थे। क्या करते थे, भूमि की पैमाइश करते थे। और मापने के लिए किसका यूज करते थे, बिस्वा का। क्या नाम था, बिस्वा। बिस्वा एक इकाई थी जिसका यूज करते थे भूमि को नापने के लिए, किसमें, मसाहत प्रणाली में। और मसाहत प्रणाली शुरू किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। क्लियर हो गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं हम, पागल राजा। क्या कहा जाता था, पागल राजा कहा जाता था, या पागल बादशाह। इसका जो मूल नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो था जूना खां। अब पागल राजा क्यों कहते थे, उसके बहुत सारे रीजन थे। तो मूल नाम क्या था इसका, जूना का था। इसके अलावा पागल राजा तो इसको कहते ही थे, इसके अलावा इसे क्या कहते थे, सनकी राजकुमार, सनकी राजकुमार, बुद्धिमान मूर्ख इसी को कहा जाता था। और विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा जाता था। खूनी या फिर रक्त पिपासु राजा भी इसी को कहते थे। मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के कई सारे नाम थे, तो उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किसने की थी। दोआब क्षेत्र जो है वो होता क्या है, दोआब क्षेत्र, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और वो क्या होगा, वो बहुत उपजाऊ होगा, क्योंकि दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। तो जो दोआब था वो किसको कहते थे, गंगा यमुना के बीच के मैदान को कहा जाता था। ठीक, तो ये जो कर वृद्धि की थी दोआब क्षेत्र में, वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये मिस प्रिंट हो गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहम्मद तुगलक कोई नाम नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक नाम है। ठीक है। जो बिन तुगलक के काम थे, कुछ काम हैं जो उसके इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, जबकि वो सारे काम असफल रहे हैं पर फिर भी पूछे जाते हैं। एक, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, क्या था, राजधानी परिवर्तन था। मतलब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया था, पहला काम। दूसरा क्या था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, इसी ने किया था। तीसरा काम जो था वो दोआब में कर वृद्धि थी। क्या था, दोआब में कर वृद्धि थी। चौथा काम जो था वो इसका था खुरासन अभियान, खुरासन अभियान। और जो पांचवा है वो क्या है, कराजिल, कराजल अभियान। कराजल कहाँ है, ये है हिमाचल में। क्लियर हो गया होगा। तो ये 5 काम बिन तुगलक के, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिरोज तुगलक ने किस कर को समाप्त किया था। फिरोज तुगलक ने क्या किया था, कई सारे कठोर करों को समाप्त कर दिया था। और ऐसा माना जाता है कि फिरोज तुगलक ने टोटल 24 कर जो थे उन्हें समाप्त किया था, जो बहुत सारे लोगों को कष्ट देते थे, नहीं चुका पाते थे वो कर। ठीक है, तो इसलिए उसने समाप्त कर दिया था। और इन्हें क्या माना जाता था, इन करों को इस्लामी कानूनों के ये विरुद्ध भी माने जाते थे, इसीलिए भी समाप्त किया गया था। ठीक, तो कितने कर समाप्त किए थे, 24 कर समाप्त किए थे टोटल। क्लियर हो गया। अब इसने 4 करों को, मतलब 24 तो समाप्त कर दिए थे, सिर्फ 4 कर जो थे वो इसने लगाए रखे थे। और ये ऐसा कहता था कि ये शरीयत के अनुसार है, मतलब शरीयत में ये मान्य है। कौन कौन से थे वो 4 कर, एक तो था खराज। खराज मतलब क्या था, भू राजस्व कर था। दूसरा था आपका जकात, जकात मतलब संपत्ति कर था। तीसरा था आपका जजिया, जजिया किससे लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। और चौथा जो था वो था खुम्स। खुम्स जो था, जो भी युद्ध में लूटा हुआ माल होता था उसमें से जो राजा का हिस्सा होता था वो खुम्स था।
तो फिरोज तुगलक ने ये 4 कर के अलावा 24 करों को समाप्त कर दिया था। सिर्फ ये 4 कर ही ये लेता था। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ने किस लिपि को पढ़वाया था? फिरोज तुगलक के बारे में आप लोगों को पता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि फिरोज तुगलक जो है वो अशोक के स्तंभों को कहाँ ले आया था? दिल्ली ले आया था। ठीक है, कहाँ कहाँ से उठाए थे उसने? टोपरा और मेरठ से। कहाँ से? टोपरा, एक टोपरा से और एक मेरठ से। इन स्तंभों को लाकर कहाँ रखा था? दिल्ली में रखा था। अब जब अशोक के ये स्तंभ थे तो इन्हें वो पढ़वाएगा भी। तो अशोक के स्तंभ किस लिपि में है? ब्रह्मी लिपि में। मतलब किस लिपि को पढ़वाया था उसने? ब्रह्मी लिपि को पढ़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तुगलक वंश के पतन का मुख्य रीजन क्या था? आर्थिक संकट, विद्रोह, कमजोर शासक या सभी? सोचिए जरा, क्या क्या एक किसी राजवंश के पतन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो जो तुगलक वंश था उसके पतन के कारण आर्थिक भी थे, विद्रोह भी हुए कई सारे। जब आर्थिक संकट आएगा किसी भी राज्य में तो विद्रोह होना ऑब्वियस है। इसके बाद कमजोर शासक भी होने लगे। तो तीनों ही रीजन थे तुगलक वंश के पतन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान था। मैंने आपको पहले भी बताया है और डेट भी बताई थी कि कब इसकी स्थापना हुई सैयद वंश की। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे एग्जैक्ट डेट कि कब स्थापना हुई थी सैयद वंश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, लोधी वंश किस जाति से संबंधित थे? लोधी कौन थे? तुर्क थे, अफगान थे, मंगोल थे या फिर अरब थे? तो लोधी जो है वो थे अफगान। कौन थे? अफगान थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, सिकंदर लोधी की धार्मिक नीति कैसी थी? जो सिकंदर लोधी था इसकी धार्मिक नीति जो थी वो कठोर थी। ठीक है, क्यों कठोर थी? क्योंकि ये क्या था? अत्यधिक कट्टर था, असहिष्णु था और सुन्नी रूढ़िवादिता को मानता था। ठीक है, इसने क्या किया? जो गैर मुसलमान लोग थे उन पर कई सारे प्रतिबंध लगाए थे और हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया। जजिया इसने फिर से लगा दिया। किसने लगा दिया जजिया दोबारा से? सिकंदर लोधी ने। तो इन सब रीजनों की वजह से क्या कहते हैं कि सिकंदर लोधी की जो धार्मिक नीति थी वो कैसी थी? कठोर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इब्राहिम लोधी के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? तो इब्राहिम लोधी के खिलाफ दौलत खान लोधी और राणा सांगा दोनों ने किया था। दौलत खान लोधी क्या था? पंजाब का सूबेदार था और इसका चाचा भी था। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया था? बाबर को निमंत्रण दिया था ताकि जो इब्राहिम लोधी है इसको सत्ता से हटाया जा सके। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पानीपत का फर्स्ट युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। मैंने आपको डिटेल में बताया भी है ये। चलिए, सूफी संत समाज में क्या बढ़ावा देते थे? जो सूफी संत थे वो समाज में किस चीज को बढ़ावा देते थे? कट्टरता को, प्रेम या भाईचारा को, युद्ध को या फिर राजनीति को? तो जो सूफी संत थे वो समाज में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देते थे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से थे? तो निजामुद्दीन औलिया नाम से भी आप पकड़ सकते हैं किसके हैं? सूफी संत थे। कौन थे निजामुद्दीन औलिया? सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में रामानंद का योगदान क्या था? भक्ति आंदोलन में रामानंद ने क्या किया था? भक्ति का प्रसार किया था इन्होंने, रामानंद ने। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जायसी की बुक का नाम क्या है? जायसी की बुक का नाम है पद्मावत। अब पद्मावत जो है वो बेसिकली
पद्मावत मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, पता ही चल गया होगा कि किसके ऊपर है। ये है चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, सिंगल द्वीप यानी कि श्रीलंका की राजकुमारी थी पद्मावती, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर है, ठीक है। इसमें क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार करना था, साम्राज्य विस्तार और नियंत्रण करना था, व्यापार करना था या शिक्षा? तो अलाउद्दीन खिलजी का आप लोगों को पता ही होगा कि इसका मेन उद्देश्य जो था वो था साम्राज्य विस्तार और नियंत्रण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की है? ये की है, आप लोगों को पता है, पीछे अभी मैंने पढ़ाया था कि जो बाबर था इसने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को हराया था। और किस युद्ध में हराया था? पानीपत का, पानीपत का फर्स्ट युद्ध था। हुआ कब था ये? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। तो किसने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना? बाबर ने। बाबर के पूरे नाम की अगर बात की जाए तो बाबर का पूरा नाम जो था वो था ज़हीरुद्दीन, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इसने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का विनाश कर दिया और उसके बाद वहां पर क्या किया? मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहला पानीपत युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? अब ये हमने कितनी 2-3 बार तो लगभग पढ़ ही चुके हैं, तो आपको याद भी हो गया होगा। तो किसने के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो खानवा का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। देखिए राणा सांगा और वो क्या कहते हैं, इब्राहिम लोदी के चाचा जो थे, इन्होंने बुलाया था बाबर को ताकि इब्राहिम लोदी को हराया जा सके, ठीक है। पर जब बाबर जीत गया उसके बाद उसने क्या है, वापस जाने से मना कर दिया और वो यहाँ का शासक बन गया। राणा सांगा ये नहीं चाहते थे कि बाबर यहाँ रहे, मतलब यहाँ रहे से भारत में रहे, इसलिए इनके बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा? खानवा का युद्ध। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? तो जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो एक तरफ तो बाबर था और एक तरफ कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है वो चंदेरी का शासक था और ये युद्ध जो हुआ है 1528 में हुआ है। कब हुआ है? 1528 में। तो आपके सामने 3 युद्ध आ गए बाबर के। कौन कौन से? एक पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ, दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में हुआ और तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। क्लियर हो गया होगा। तो बाबर के ये 3 युद्ध हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जो बाबर की आत्मकथा है इसको आप नाम से ही पकड़ सकते हैं, बाबर, बाबरनामा। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। हुमायूं को किसने हराया था? हुमायूं को किसने हराया? हुमायूं का जो सबसे ज्यादा युद्ध चला वो किसके साथ चला? शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी ने ही इसे हराया, ठीक है। तो अब हराया कब कब है? एक तो चौसा का युद्ध है। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ था, इसमें हुमायूं को हराया। दूसरा जो था वो कन्नौज, या इसी को कहते हैं हम बिलग्राम, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, ये हुआ है 1540 में, इसमें हराया था। जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है इसे निर्णायक युद्ध माना जाता है क्योंकि जब हुमायूं इस युद्ध में हार गया उसके बाद ही उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा था, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम।
शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? सोचिए जरा 2 सेकंड के लिए। क्या था शेरशाह सूरी का असली नाम? बताएगा कोई? तो बताए कमेंट करके जरा। शेरशाह सूरी का जो असली नाम था वो था फरीद खान। क्या था? फरीद खान। इसने क्या किया था? शेरशाह सूरी इसका नाम क्यों पड़ा? इसने अपने युवा अवस्था में क्या किया, एक शेर को मार दिया था, जिसके बाद इसका नाम जो हो गया था, शेर को मारा तो उसके बाद हो गया इसका नाम शेर खान। ठीक। और जब इसने शासक बना उसके बाद ये शेरशाह हो गया था, और इसी ने सूर साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो शेरशाह सूरी का साम्राज्य कौन सा था? सूर साम्राज्य था। अगर बात कर ली जाए कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो कौन होगा इसका आंसर? शेरशाह सूरी होगा। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांटक रोड का निर्माण या विकास किसने किया था? ग्रांटक रोड आप लोगों को पता हो शायद, और अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। इसका निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है। उस टाइम पे ग्रांटक रोड को क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम। क्या कहते थे? सड़क ए आजम कहा जाता था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुपया मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था? जो रुपया मुद्रा था इसका प्रचलन जो है वो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। और जो रुपया होता था ये क्या था? ये चांदी का सिक्का था। क्या था? चांदी का सिक्का था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन पना शहर किसने बसाया था? तो दीन पना शहर किसने बसाया था? हुमायूं ने। किसने बसाया? हुमायूं ने। और कब बसाया था? ये बसाया था 1533 में। और किस नदी के तट पर था? ये यमुना नदी के तट पर था। क्लियर हो गया? शेरशाह सूरी ने कब्जा करने के बाद इसका नाम क्या कर दिया था? दीन पना शहर का नाम ये कर दिया था शेरगढ़। क्या कर दिया था? शेरगढ़ कर दिया था। ठीक। तो क्लियर हो गया क्या क्या है इसमें चीजें। एक एक तो 1533 में इसकी स्थापना करी, यमुना नदी के तट पर की थी। और जब शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया तो इसका नाम क्या कर दिया? शेरगढ़ कर दिया था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म क्या हुआ था? अकबर का जन्म बहुत फेमस रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक हिंदू राजा के घर में पैदा हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमरकोट में। तो अकबर का जन्म बेसिकली हुआ कब था? 1542 में। कब हुआ था? 1542 में। जो अमरकोट है वो कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत कहाँ? पाकिस्तान में है इस टाइम। और राजा कौन थे? वीर साल थे। इनके महल में हुआ था, वीर साल के महल में हुआ था अकबर का जन्म। तो आप लोगों को अगर ऐसे ही हिस्ट्री और बाकी जीएस के सब्जेक्ट अगर तैयार करने हैं तो आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी अपना जीएस का सेशन शुरू करने वाले हैं। हर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और प्लीज़ लाइक और शेयर भी करिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ है? पहली चीज इंपॉर्टेंट, 1556 में। कब हुई थी? 1556 में। और किस किस के बीच हुआ है? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है। हेमू का पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो ये है हेमचंद्र विक्रमादित्य। और इसी युद्ध के बाद अकबर ने क्या किया था? भारत में जो मुगल सत्ता थी इसकी बहाली की। मतलब पूरे दिल्ली पर क्या हुआ? मुगलों का प्रशासन हो गया इसके बाद से। कब से? दूसरे पानीपत के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? ये था बैरम खान। कौन था?
बैरम खान। इसको क्या उपाधि मिली हुई थी? इसको मिली थी खाने खाना, खाने खाना की उपाधि मिली हुई थी। जो रहीम थे, रहीम दास, वो क्या थे? बैरम खान के ही बेटे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो हुआ था 1556 में। और किस किस के बीच में हुआ था? एक तो महाराणा प्रताप वर्सेस किसके बीच हुआ था? अकबर के बीच में। याद रहेगा। बात करते हैं हल्दी घाटी है कहाँ। जो हल्दी घाटी है ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। इसके जिले का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। राजस्थान के राजसमंद जिले में। कहाँ पर? राजस्थान के राजसमंद जिले में। और इस टाइम पे जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए जरा। मुगल सेना का जो नेतृत्व था वो कर रहे थे राजा मान सिंह। और ये कहाँ के थे? आमेर के। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? मैंने अभी इसका आंसर आपको बताया है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही किसने शुरू किया है? दीन ए इलाही जो शुरू किया था वो अकबर ने शुरू किया था। और कब किया था? 1582 ईस्वी में। अब ये है क्या बेसिकली दीन ए इलाही? दीन ए इलाही जो था वो आपको बता दूं, एग्जाम में तो इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। डेट पूछ सकता है या किसने शुरू किया है ये पूछेगा। पर मैं आपको याद करने के पर्पज से बता देती हूँ कि एक्चुअली अगर आपको पता होगा कि दीन ए इलाही है क्या तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये क्या था? एक मिश्रित धार्मिक आंदोलन था। इसका मेनली पर्पस क्या था? कि सभी धर्मों के बीच में सद्भाव स्थापित हो सके। इसलिए अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इबादत खाना कहाँ है? इबादत खाना कहाँ स्थापित किया था अकबर ने? ये किया था फतेहपुर सीकरी में। और कब किया था? 1575 में। कब किया था? 1575 में। इबादत खाना जो बेसिकली था वो क्या था? एक सभा भवन या फिर कह लो कि उनकी पूजा का स्थान था। ठीक है, या प्रार्थना कक्ष की तरह था। इसमें शुरुआत में क्या था? सिर्फ मुस्लिम जो उलेमा थे उन्हीं के लिए ये था। लेकिन बाद में क्या किया? जब 1575 में शुरू किया तो सिर्फ मुसलमान उलेमाओं के लिए था। लेकिन 1578 के बाद क्या था? बाकी सभी धर्मों को भी इसमें आने की अनुमति दे दी गई थी। तो क्लियर हो गया। तो इबादत खाने की स्थापना की किसने? अकबर ने की। कब की? 1575 में। और सभी धर्मों को कब अनुमति मिली? 1578 में। है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रणाली जो है वो शुरू की थी, सोचिए जरा 2 सेकंड के लिए, फिर बताइए आप लोग, अगर आप लोग बता सकें। बाबर ने, हुमायूं ने, या फिर अकबर ने, या औरंगजेब ने? तो जो मनसबदारी प्रणाली है वो शुरू की थी अकबर ने। किसने शुरू की थी? अकबर ने। ये क्या था? जो मनसबदारी थी वो क्या थी? बेसिकली एक प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। मतलब प्रशासन भी संभालता था और सैन्य व्यवस्था भी संभालता था। मान के चलिए कि मनसब जो है इसका अर्थ जो था वो एक पद था। बेसिकली अधिकारी का पद था या किसी को दर्जा दे दिया जाता कि ये मनसबदार है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जजिया कर किसने समाप्त किया? जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर जो है वो अकबर ने समाप्त किया था। ठीक। और अगर बात करें कि सबसे पहले जजिया कर लगाया किसने था, तो जजिया कर जो है वो सबसे पहले लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लागू किया था। क्लियर हो गया। और 1564 में अकबर ने क्या किया? इसे समाप्त कर दिया। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थे? राजस्व व्यवस्था या जब्ती प्रणाली। राजस्व व्यवस्था तो सबसे ही संबंधित होगी, पर जब्त प्रणाली जो है या जब्ती प्रणाली वो किससे संबंधित थी? टोडरमल से, बैरम खान से, अबुल फजल से या मानसिंह से? तो जो राजस्व व्यवस्था है वो संबंधित थी किससे? टोडरमल से। सॉरी, किससे संबंधित थी? टोडरमल से संबंधित थी। क्लियर हो गया? अब जो जब्ती प्रणाली थी इसका विकास ही किसने किया था? टोडरमल ने किया था। और टोडरमल किसके काल में थे? अकबर के काल में थे। ठीक। और जब्ती है क्या बेसिकली? ये एक भू राजस्व प्रणाली है। क्या है? भू राजस्व प्रणाली है। इसे और एक नाम से जाना जाता है। क्या है वो? दहसाला प्रणाली। क्या? दहसाला प्रणाली। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अब बुक्स आ गई थोड़ी सी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। इसको याद रखिए, आईने अकबरी, अबुल फजल। ठीक। चलिए आगे क्या है? अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी है? अकबरनामा भी अबुल फजल ने ही लिखी है। तो आईने अकबरी हो या अबुल फजल, वो सॉरी, अकबरनामा हो, किसने लिखी है? अबुल फजल ने ही लिखी है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो जब है ही वो अकबर के टाइम में, तो अकबर के ऊपर ही बुक लिखेंगे। तो इससे याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर का असली नाम क्या था? का आप लोगों को पता होगा, बहुत मूवीज देखी है कि जहांगीर का असली नाम क्या था। इसका आंसर आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं इसे छोड़ देती हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे और इसे बताएंगे। नेक्स्ट है, तुजुक ए जहांगीरी क्या है? तुजुक ए जहांगीरी क्या है? ये एक आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है ये? जहांगीर की। नाम में ही क्या है? तुजुक ए जहांगीरी है। तो किसकी आत्मकथा होगी? जहांगीर की होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ये था मेहरुन्निसा। और नूरजहां थी कौन? नूरजहां जो है वो जहांगीर की सबसे प्रभावशाली पत्नी थी। जहांगीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? नूरजहां का था। इन्हें जो है वो पातशाह बेगम के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? पातशाह बेगम के रूप में जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के समय कौन सा चित्रकार फेमस था? तो जहांगीर के टाइम का फेमस चित्रकार कौन सा था? आपको बताना है। किसके टाइम का? जहांगीर के टाइम का। कौन था? सोचिए जरा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको तो बताऊंगी। तो ये था बिशनदास। कौन था? बिशनदास था। बात करते हैं अगर जहांगीर के टाइम के चित्रकारों की, तो तीन चित्रकार जो हैं वो फेमस थे। एक तो उस्ताद मंसूर, दूसरे अबुल हसन और तीसरे थे बिशनदास। ये तीन नाम हैं जो जहांगीर के टाइम के फेमस थे। उस्ताद मंसूर जो थे वो बेसिकली किसके लिए फेमस थे? पशु पक्षी और प्रकृति के चित्रकार थे ये। ठीक है, उनके चित्र बनाते थे। और जो अबुल हसन थे वो क्या थे? वो व्यक्तिगत चित्र बनाते थे। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसका निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था? सोचिए ज़रा 2 सेकंड के लिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर ज़रूर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो शाहजहां ने इन दोनों का निर्माण करवाया था, बी और सी का, मतलब ताजमहल का भी और दिल्ली के लाल किले का भी। जो दिल्ली का लाल किला है, आगरा का लाल किला नहीं, दिल्ली का लाल किला, ये शाहजहां ने बनवाया था। किसका? कौन सा? दिल्ली का। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? शाह
जहानाबाद, शाहजहानाबाद कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ है सबको पता है, बताइएगा आप लोग। मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, आप लोगों के आंसर का वेट करूंगी मैं। चलिए आगे चलते हैं। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम जो था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन बनवाया किसने था, बताइए जरा। ये बनवाया था शाहजहां ने। अब इसके बारे में मैं कुछ बता देती हूँ आपको। जो मयूर सिंहासन था इसे क्या कहा जाता था? तख्ते तख्ते ताउस, मतलब तख्ते ताउस भी कहते हैं। और कब बनवाया था? ये बनवाया था 1628 में। और इसे लूटकर कौन ले गया था? नादिर शाह। नादिर शाह इसे अपने साथ ले गया था वापस। ठीक, ये क्लियर हो गया। कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बता देती हूँ। जो तख्ते ताउस है इसका निर्माण मैंने बताया आपको कि 1628 में हुआ था। ये तब बनवाया था जब किसका? शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें 1150 केजी सोना और कई सारे महंगे रत्न जड़े हुए थे। जो इसकी लागत है वो कितनी मानी जाती है? 1 करोड़। 1 करोड़ मानी जाती है इसकी लागत। और कहा जाता है कि ये ताजमहल से भी ज्यादा महंगा था। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, औरंगजेब का शासनकाल कब था? तो औरंगजेब का शासनकाल कब था, आप लोग जरा बताइए या सोचिए। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से, कब से? 1658 से 1707 के बीच में था। कितने साल टोटल? 49 वर्षों तक शासन किया है औरंगजेब ने। कितने वर्षों तक? 49 वर्षों तक शासन किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औरंगजेब ने जजिया फिर से कब लगाया? कब लगाया था औरंगजेब ने जजिया? अकबर ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो वापस औरंगजेब ने जो लगाया वो लगाया था कब? 1679 में। कब लगाया है? 1679 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण नीति किससे संबंधित है? दक्षिण की नीति जो है वो बेसिकली संबंधित है औरंगजेब से। बाकी लगभग अकबर ने भी दक्षिण में युद्ध किए हैं और विजय हासिल की है, पर जो सबसे फेमस मानी जाती है वो औरंगजेब की मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये बहुत आक्रामक और साम्राज्यवादी थी। क्या थी? आक्रामक थी और साम्राज्यवादी थी, मतलब अपने साम्राज्य को फैलाने की नीयत से की गई थी, ठीक है। इसने क्या किया? औरंगजेब ने दक्षिण में लगातार युद्ध किया था, जिसकी वजह से और क्या हुआ था? जो मुगल खजाना था वो भी क्या हुआ था? खाली हो गया था। यही रीजन माना जाता है कि औरंगजेब के बाद से लगातार मुगल प्रशासन का पतन होने लगा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिवाजी का संबंध किससे है? तो शिवाजी का संबंध किससे है यार, ये तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। किससे है शिवाजी का संबंध? ये है मराठों से, ठीक है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ये मराठा साम्राज्य के, किसके? मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। किसके संस्थापक है? मराठा साम्राज्य के। जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1630 में पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इनका जो राज्याभिषेक था, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है? 1674 में। कब हुआ है? 1674 में रायगढ़ किले में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ किले में हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया आपको शिवाजी के बारे में बेसिक फैक्ट्स? चलिए अब आगे चलते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो बताइए जरा, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा जो है वो दौलताबाद के पास है। बेसिकली ये है कहाँ?
खुलदाबाद, खुलदाबाद। और खुलदाबाद कहाँ है ये? औरंगाबाद में है, औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में वजीर क्या था? वजीर किनको कहा जाता था मुगल प्रशासन में? वजीर जो है, बस एक पॉइंट में याद रखिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन है ना कि मुगल प्रशासन में वजीर क्या था या वजीर कौन थे, तो बस इसको ध्यान रखिए। बाकी तो मैं जो आपको समझाती हूँ वो इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो वजीर जो है वो थे प्रधानमंत्री। कौन थे? प्रधानमंत्री। अब इनका काम क्या था? ये केंद्रीय राजस्व, वित्त, प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था, इन सभी के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। इन्हें और क्या कहा जाता था? वकील। वजीर को ही क्या कहते थे? वकील कहते थे, या दीवान ए कुल। क्या कहा जाता? वकील या फिर दीवान ए कुल कहा जाता था। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एक टर्म के ये क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक एक टर्म में ही ध्यान रखिए। दीवान का कार्य क्या था? दीवान का कार्य किससे रिलेटेड था? सेना से रिलेटेड था, वित्त से था, न्याय से था, या फिर धर्म से था? तो दीवान का जो काम था वो था वित्त से रिलेटेड था। ये क्या करता था? ये भू राजस्व व्यवस्था का प्रबंधन देखता था, करों की वसूली को देखता था, इसके बाद शाही खजाने की सुरक्षा देखता था, और जो राज्य का आय व्यय होता था उसका लेखा जोखा रखता था। ये सारे काम जो है वो कौन करता था? दीवान करता था। तो ये सारे काम किससे रिलेटेड है? पैसे से ही रिलेटेड है, यानी कि वित्त से संबंधित था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर बख्शी का कार्य क्या था? मीर बख्शी का काम क्या था? इसका काम जो था वो सेना से रिलेटेड था। जो मीर बख्शी था वो क्या करता था? सैनिकों की भर्ती करना, उनके वेतन का प्रबंधन करना, मनसबदारों की नियुक्ति करना और सैन्य का निरीक्षण करना। ये सारे काम जो है वो कौन करता था? मीर बख्शी करता था। तो मीर बख्शी किससे रिलेटेड हो गया? सेना से संबंधित हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदर उस सुदूर, सदर उस सुदूर जो है वो क्या देखता था? जरा सोचिए और बताइए मुझे, अगर आप लोगों को पता हो तो। ये जो देखता था वो देखता था धर्म से संबंधित कामों को। मतलब ये क्या करता था? जो भी धार्मिक मामले होते थे, दान होता था या फिर न्याय वगैरह, इन सबको कौन देखता था? सदर उस सुदूर देखता था। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनसब का अर्थ क्या है? मनसब क्या था? मनसब मैंने अभी आपको बताया था। मनसब जो है वो एक पद या फिर रैंक थी। क्या थी? पद या फिर रैंक थी। और जो इस पद को धारण करता था उसे क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जागीर क्या थी? जागीर क्या थी? जागीर जो है वो भूमि अनुदान थी। क्या थी? भूमि अनुदान थी। ये क्या था कि किसी अधिकारी या सामंत को उसकी सेवा के बदले में राज्य जो है क्या करता था? भूभाग या राजस्व अनुदान देता था, जिसे क्या कहते थे हम? जागीर कहते थे। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खालसा भूमि क्या थी? खालसा भूमि क्या थी? जागीर थी, राज्य की भूमि थी, धार्मिक भूमि थी, या फिर निजी भूमि थी? तो जो खालसा भूमि थी वो राज्य की भूमि थी। राज्य की भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि कहा जाता था। मतलब ये कौन सी भूमि थी? जो सीधे सम्राट के अंडर में आती थी या फिर राज्य के नियंत्रण में होती थी, उसे क्या कहते थे? खालसा भूमि कहते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहसाला प्रणाली किससे संबंधित है? दहसाला प्रणाली मैंने अभी बताया था। दहसाला प्रणाली किसको कहा जाता था? जप्ती प्रणाली को। और जप्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? राजस्व से संबंधित थी। इसको शुरू किसने किया था? टोडरमल ने किया था। और किसके टाइम शुरू किया था ये? अकबर के समय में शुरू किया था। किसके समय में? अकबर के समय में शुरू किया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? बताइए जरा, 2 सेकंड का पॉज लेकर सोचिए। जो फतेहपुर सीकरी है वो बनवाया था अकबर ने।
किसने बनवाया था? अकबर ने। और कब से कब तक बनवाया था? ये बना था, अगर इसकी बात कर ली जाए तो 1571 से 1585 के बीच में बना था। और ये बनवाया था, सूफी संत थे, क्या नाम था उनका? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, इनके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये है फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण कब हुआ है? बुलंद दरवाजे का निर्माण ये हुआ है 1602 में, जब अकबर गुजरात विजय के बाद लौटा था तो उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? विजय द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? विजय द्वार कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया? गुरु अर्जुन देव को किसने मारा था? अकबर ने, या फिर जहांगीर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? देखो, अकबर के बारे में एक चीज याद रखो, ये धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था, तो इसने ऐसे कट्टरपंथी काम नहीं किए हैं। तो अब बचा कौन? जहांगीर रह गया, शाहजहां रह गया और औरंगजेब रह गया। अब जो गुरु अर्जुन देव है, ये है ही जहांगीर के टाइम में, तो इन्होंने ही मरवाया था। बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो ये जो है 5वें गुरु थे सिखों के, ठीक है। और इन्हें लाहौर में, कहाँ मरवाया था? लाहौर में शहीद किया गया था। कब? 1606 ईस्वी में। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु हरगोविंद थे, या गुरु तेग बहादुर थे? देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही गुरु है, तो ये तो छठे नहीं हो सकते। तो अब सोचिए जरा कौन होगा छठे गुरु? ये थे गुरु हरगोविंद। कौन थे? गुरु हरगोविंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था? गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया? ये मरवाया था औरंगजेब ने। किसने मरवाया था? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो ये 9वें गुरु थे, ठीक है। इन्हें कब मरवाया गया था? 1675 में चांदनी चौक, चांदनी चौक यानी कि दिल्ली में इनका सिर कटवा दिया गया था। क्लियर है? इन्हें क्या कहा जाता है? हिंद की चादर। गुरु तेग बहादुर को क्या कहते हैं? हिंद की चादर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद की चादर कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने की है, गुरु अर्जुन देव ने की है, गुरु गोविंद सिंह ने की है, या गुरु हरगोविंद ने की है? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो की है गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी खालसा पंथ की स्थापना? 1699 में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? कौन थे सिखों के अंतिम गुरु? गुरु अर्जुन देव थे, या गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु तेग बहादुर, या गुरु हरगोविंद थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, और इन्हीं के बाद जो गुरु का पद था ये समाप्त हो गया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का विकास, मुगल चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में हुआ है, बाबर के समय में हुआ है, जहांगीर, या फिर सभी के टाइम में हुआ है? तो बात करते हैं मुगल चित्रकला की, तो ये हुआ था अकबर के टाइम में, ठीक है। अगर मुगल चित्रकला की ये पूछा जाता कि नींव किस टाइम रखी गई थी, तो वो रखी गई थी हुमायूं के टाइम में, ठीक है। और इसका जो वास्तविक विकास हुआ है वो अकबर के टाइम में हुआ है। जहांगीर को जो है वो चित्रकला का स्वर्ण काल, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा काल? जहांगीर के टाइम को कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर किसके लिए फेमस था? जहांगीर जो है वो किसके लिए फेमस था? युद्ध के लिए फेमस था, न्याय के लिए, कला प्रेम था, या फिर बी और सी दोनों सही है?
तो जो जहांगीर है वो किस किस के लिए फेमस था? वो दोनों के लिए फेमस था, मतलब न्याय के लिए भी और कला प्रेम के लिए। देखो न्याय के लिए क्यों फेमस था, उसकी एक स्टोरी है कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी अपने महल के बाहर, जिसे क्या कहा जाता था? जंजीर ए अदली। क्या कहते थे? जंजीर ए अदली। क्लियर है? जंजीर ए अदली कहते थे। ये महल के बाहर क्या थी? सोने की एक लंबी जंजीर लगवाई गई थी और इसमें क्या था? घंटियां लगी थी। जब भी कोई फरियादी होता था वो इन घंटियों को बजाकर क्या कर सकता था? राजा से न्याय पाने के लिए बजा सकता था इन घंटियों को। ठीक है। और कला की बात करें तो जहांगीर का टाइम कहा ही जाता है कि मुगल चित्रकला का ये स्वर्ण काल था। क्या था? स्वर्ण काल था। क्लियर हो गई होंगी दोनों चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमहल कहाँ है? पंचमहल कहाँ है जरा सोचिए। आगरा में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है या फिर लाहौर में? तो जो पंचमहल है वो है फतेहपुर सीकरी में। और ये बनवाया किसने है? ये बनवाया है अकबर ने। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? जो एतमादुद्दौला का मकबरा है वो किसने बनवाया है? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने या फिर शाहजहां ने? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है नूरजहां ने बनवाया था। जो एतमादुद्दौला है ये क्या थे? ये नूरजहां के पिता थे। ठीक है। और इनका नाम क्या था? मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग। एतमादुद्दौला जो है वो उनकी उपाधि थी। क्या थी? उपाधि थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये मकबरा जो है वो भारत में ऐसा पहला मुगल स्मारक है जो पूरी तरह से क्या है? सफ़ेद संगमरमर से बना है। मतलब ये ताजमहल से पहले भी बना है, पहले ही बना है। ठीक है। तो ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ पहला मुगल स्मारक है। याद रहेगा ये? ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दीवान ए खास कहाँ है? लाल किला, आगरा का किला, दोनों में या कोई नहीं? तो जो दीवान ए खास है वो दोनों में है। लाल किला जो आगरा का है उसमें भी है और लाल किला जो दिल्ली में है उसमें भी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेना का आधार क्या था? मुगल सेना का बेसिकली आधार क्या था? पैदल सेना उसकी ज़्यादा सशक्त थी, घुड़सवार सेना ज़्यादा थी, हाथी की सेना या फिर नौसेना? तो कौन सी थी? वो थी घुड़सवार सेना। जो घुड़सवार सेना थी वो मुगल काल की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलूस क्या था? जुलूस जो है वो क्या थे? कर था, उत्सव था, शाही जुलूस था या युद्ध था? देखिए जुलूस जो है वो शाही जुलूस थे, मतलब एक तरह से धार्मिक यात्राएं निकाली जाती थी, उनको क्या कहा जाता था? जुलूस कहा जाता था। तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल दरबार की भाषा क्या थी? मुगल दरबार में कौन सी भाषा यूज होती थी? हिंदी, फारसी, संस्कृत या फिर उर्दू? कौन सी होती थी? सोचिए जरा 2 सेकंड के लिए। हिंदी होगी? नहीं। संस्कृत? लगता नहीं। उर्दू? सेम उर्दू के लिए भी है, ये भी नहीं। तो बचा क्या? फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है, उर्दू का विकास कहाँ हुआ है? उर्दू का विकास कहाँ हुआ? गांव में, दरबार में, मंदिर में या फिर बाजार में? तो उर्दू का जो विकास है वो बेसिकली कहाँ हुआ है? दरबार में हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय राजधानी क्या थी? शाहजहां के टाइम में आगरा थी राजधानी, या दिल्ली थी, या लाहौर थी, या फतेहपुर सीकरी थी? तो शाहजहां के टाइम में जो राजधानी थी वो आगरा थी। मोस्टली टाइम जो है वो शाहजहां आगरा में ही रहा है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आंसर इसका आगरा होगा। पर 1648 में इसने क्या किया? राजधानी जो है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी आगरा से। किसको बनाया? दिल्ली को बनाया था इसने अपनी राजधानी। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस मंदिर को तोड़ा था? काशी विश्वनाथ को, केशव राय को, या दोनों को, या कोई नहीं? तो औरंगजेब ने इन दोनों मंदिरों को तोड़ा था। औरंगजेब ने वैसे तो कई सारे मंदिर तोड़े हैं, पर यहाँ नामों की अगर बात करें तो एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, केशव राय मंदिर हो गया, ठीक है, इन दोनों को तोड़ा था। तो दो मंदिर, तो अगर काशी विश्वनाथ की बात करें तो ये कहाँ है? ये है वाराणसी में। और केशव राय मंदिर कहाँ है? ये है मथुरा। केशव किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं, तो उससे याद रखिए मथुरा में होगा। दूसरा इसने तोड़ा था सोमनाथ मंदिर को, ठीक है, सोमनाथ मंदिर, और ये है कहाँ? गुजरात में। कहाँ पर है सोमनाथ मंदिर? गुजरात में। और चौथा आता है एक फेमस बिंदु माधव मंदिर। बिंदु माधव मंदिर। बिंदु माधव मंदिर जो है ये भी कहाँ पर है? ये वाराणसी में ही है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? मराठा शक्ति का उदय किस काल में हुआ है? बाबर के काल में, अकबर के काल में, औरंगजेब के काल में, या फिर जहांगीर के काल में? तो मराठा शक्ति का जो उदय हुआ वो हुआ था औरंगजेब के काल में। किसके टाइम में हुआ? औरंगजेब के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक मैंने आपको अभी क्लास में बताया है, इसी क्लास में, कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करिए इसका आंसर कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। बताएंगे आप लोग? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में हुई है, 1710 में हुई है, 1790 में हुई है, वो 1690 में हुई है, या 1685 में हुई है। तो जो औरंगजेब की मृत्यु है वो हुई थी 1707 में। कब हुई थी? 1707 में। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद शुरू हुआ था? मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो किसके बाद शुरू हो गया था? अकबर के बाद से, शाहजहां के बाद से, औरंगजेब के बाद से, या बाबर के बाद से? तो मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो औरंगजेब के बाद से शुरू हो गया था। मैंने अभी आपको बताया था कि औरंगजेब जो है वो दक्षिण के युद्ध में बहुत सारा पैसा इसने बहा दिया था, क्योंकि बहुत सारे युद्ध किए इसने, इसलिए मुगल खजाना जो था वो खाली होने लगा था। यहीं से क्या शुरू होता है? मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। और भी कई सारे रीज़न है, एक ही रीज़न नहीं है, पर अभी वो आपके काम के नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जाप्ती प्रणाली का आधार क्या था? अनुमान, उपज का मापन, कर, या फिर व्यापार? तो जो जाप्ती प्रणाली थी इसका मुख्य आधार था उपज का मापन, ठीक। अब क्या करते थे जाप्ती प्रणाली में? एक तो भूमि की माप करते थे, भूमि की माप करते थे, ठीक। दूसरा क्या करते थे? भूमि का वर्गीकरण करते थे। मतलब कौन सी उपजाऊ है, कौन सी अनुपजाऊ है, कौन सी बिल्कुल ही बंजर है, ठीक है, इस टाइप से उसका डिवीजन कर लेते थे। और तीसरा क्या करते थे? 10 वर्षों की औसत उपज और उन फसलों की औसत कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, इसके बाद कर लगाया जाता था। तो ये 3 बेसिक फंडे थे जाप्ती प्रणाली के। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में कारीगर मुगल काल में कारीगर किस श्रेणी में आते थे? अमीर की श्रेणी में आते थे, मध्यम वर्ग थे, निम्न वर्ग थे, या फिर किसान थे? तो जो कारीगर थे वो आते थे निम्न वर्ग में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? बाबर नामा लिखा है, हुमायूं नामा लिखा है, अकबर नामा लिखा है, या फिर आईने अकबरी लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है? हुमायूं नामा लिखा है, ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फैजी कौन था? फैजी कौन था? कवि था, सैनिक था, मंत्री था, या व्यापारी था? तो फैजी जो था वो कवि था, और ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अबुल फजल किसका दरबारी कवि था? अबुल फजल किसका दरबारी कवि था? अकबर का, ओ सॉरी बाबर का, अकबर का, जहांगीर का या फिर शाहजहां का? तो अबुल फजल जो है वो था अकबर का दरबारी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन सिक्के किस धातु के होते थे? सोने के बनाए जाते थे, चांदी के, तांबे के या सभी के बनाए जाते थे? तो जरा सोचिए किसके बनाए जाते थे और कौन कौन से सिक्के हैं। ये तीनों ही सिक्के जो हैं वो मुगल काल में बनाए जाते थे, मतलब तीनों टाइप के। सोने के भी बनते थे, चांदी के भी और तांबे के भी बनते थे। क्लियर है। नेक्स्ट शुरू होता है, झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? बाबर ने शुरू किया है, अकबर ने शुरू किया, जहांगीर ने शुरू किया या शाहजहां ने शुरू किया? तो जो झरोखा दर्शन था वो शुरू किया था अकबर ने। किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलादान किससे संबंधित है? तुलादान किससे संबंधित है या किसने शुरू करवाया वो देखते हैं। अकबर ने शुरू करवाया है, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो तुलादान जो है वो शुरू करवाया था अकबर ने। किसने शुरू करवाया था? अकबर ने शुरू करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन कृषि का मुख्य आधार क्या था? वर्षा पर आधारित थी, सिंचाई पर आधारित थी या दोनों पर थी या कोई नहीं थी? तो भारत में देखो, मुगल काल हो चाहे कोई भी काल हो, कृषि तो किसी के शासन से नहीं बदलती ना। वो तो मौसम के हिसाब से या वहाँ की भूमि के हिसाब से होती है, भौतिक स्वरूप कैसा है उस एरिया का। तो जो कृषि है आज भी किस पर डिपेंड है? वर्षा पर है और सिंचाई पर डिपेंड है। तो सेम मुगल कालीन जो कृषि थी वो भी किस पर डिपेंड थी? वर्षा पर और सिंचाई पर। क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन समाज कैसा था? समतावादी था, वर्ग आधारित था, साम्यवादी था या लोकतांत्रिक था? तो जो मुगल कालीन समाज था वो था वर्ग आधारित। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस काफ़ी है। आपकी मिडवल हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग फटाफट से रिवाइज कर लिए अपने एग्ज़ाम से पहले। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।